बिल्कुल सही बताया आपने। Can you repeat the question, कानून तो please? होते हैं, लेकिन कानून की जो इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, नाफिज होना चाहिए, वो नहीं होता है। क्योंकि जुडिशरी का तो काम ये है कि जो मैटर उनके सामने आती है, उनका कानूनी पहलू पे विचार करके वो अपना आदेश दे दें। वो आदेश का इम्प्लीमेंटेशन होता है एग्जीक्यूटिव्स के जरिए। तो एग्जीक्यूटिव्स के अभी तक मंशा एंड देयर ओन कल्चर इज नॉट इन सिंक विद द कॉन्स्टिट्यूशनल फिलॉसफी। दैट इज द मेन डिफिकल्टी। द मेन डिफिकल्टी इज दिस कि ये अगर कानून के कहाँ पर भंग हो रहा है, कहीं कानून तोड़ा जाता है, तो उसके लिए जो कार्रवाई करनी होती है, अगर इट इज अ क्रिमिनल ऑफेंस, then the police has to come forward. And then we know that so many reports of the commissions of inquiry relating to the riots have also shown that there is a lot of lagging behind so far as there is a lot of inaction on the part of the police departments to implement the law. तो उनके पास जो मोटिवेशंस होना चाहिए वो मोटिवेशंस नहीं होते हैं। ये बहुत पेचीदा सवाल है कि पुलिस क्यों ऐसा नहीं करती है। इसलिए नहीं करती है कि पुलिस इज मोर लॉयल नॉट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट टू इट्स ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडर द लॉ एंड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, बट इट फील्स मोर रिस्पॉन्सिबल एंड मोर लॉयल टू द पीपल by whom they are appointed, for those who have the right to transfer them from one place to another. And unless the police department is made independent of this particular influence, we cannot have the complete freedom that is also given to us under our constitution and as interpreted by our judiciary. आप लोगों की संस्था जो है कुछ हाईकोर्ट में इसको नहीं किया जा सकती है, इस तरीके से लगातार हेट स्पीच जो है लगातार बढ़ती जा रही है। उसको जैसे आपकी जो संस्था बनी है, इसके लिए क्या लाइन ऑफ एक्शन करने वाली आने वाले वक्त? यहाँ पर जो there are so many committees, so many organizations who are working for defending the human rights of the people, और वो लोग अपने अपने फील्ड में अपना काम अंजाम दे रहे हैं। जमीयत उलमा हिंद है, वो भी इसमें काफ़ी आगे आती है, और कहाँ पर भी इस तरह से कानून के खिलाफ जो कुछ वर्दी हो रही है, इसके लिए वो लोग कदम उठाते हैं। जैसे कि ये जो एंटी कन्वर्जन लॉज कई स्टेट्स ने पास किए हैं, उनको चैलेंज करने के लिए जमीयत उलमा हिंद की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में कई पिटीशन दर्ज की गई है। सवाल आपका ये है कि कानून जब सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आने के बाद भी नहीं होता है, तो फिर देयर आर कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स। मुश्किल क्या है कि कंटेम्प्ट की पिटीशंस अगर आप हाई कोर्ट में डालेंगे तो उसकी सुनवाई 5 साल के बाद होती है। अभी उसका दूसरा सवाल कि इतनी डिले क्यों होती है? तो एक सवाल दूसरे सवाल से जुड़े हुए हैं, इसलिए कि हम एज ए सिटीजन्स जो बेदारी हम पे होनी चाहिए वो नहीं होती है। जजेस की कमी होने की वजह से इस तरह से होती है। इन द डेवलप्ड कंट्रीज व्हाट इज द रेशियो ऑफ द जज टू पॉपुलेशन? जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स में 8 मिलियन पॉपुलेशन के लिए 150 जजेस आर देयर, 150 जजेस। हमारे वहाँ कितने हैं? As per the latest statistics available, हमारे वहाँ मुश्किल से 22 जज है पर मिलियन, और वो 22 जजेस भी there is a sanction strength and they are not even functioning up to the sanction strength, because at any given moment at a time there are nearly 20 to 25 vacancies which are not filled in at an appropriate time. तो एक
दूसरे से ये सब क्वेश्चन जुड़े हुए हैं और ये हमारी ड्यूटी है एज सिटीजन्स टू लिव अप टू दिस एंड नॉट गेट इन्वॉल्व इनटू द पेटी कम्युनल पॉलिटिक्स। जो हमारे जो रूलिंग एलिट्स है, चाहे वो कोई भी पार्टी के हो, वो तो यही चाहती है कि ये जो बर्निंग इश्यूज जो हमारे सामने है उसके सामने से इस बात को उसका ध्यान हटाया जाए और कोई पेटी इश्यूज को सामने रख के पूरे लोगों को ध्यान को उससे हटाया जाए। Diverting the attention of people from the burning issues of the time is the main pastime of the people who are for the time being ruling the government, whatever be the party. That is the policy that they are always adopting. हमारे बीच हम बहुत 4 टर्म रहे हुए हमारे एक्स MP मौलाना उबैदुल्ला आज़मी साहब यहाँ मौजूद है। आप जानते हैं कि बहुत उनका हर चीज़ पे बहुत कमांड है। उसी तरह से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड जो एक सबसे बड़ी एक हमारे इसी एक मुसलमानों की एक ये तंजीम है, उनके हमारे ऑल इंडिया सेक्रेटरी मौलाना महफूज उमरैन साहब यहाँ मौजूद है। जमीयतुल उलमा के जिम्मेदार हमारे मुफ्ती हुज़ैफा साहब भी हमारे बीच आए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप जो भी आपकी शंकाएँ हैं, ताकि हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से सरकार तक ये बात पहुंचाए, तो आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। सबसे पहला तो सवाल यही कि आप किस तरह की मीटिंग रही, क्या तजवीज़ से पास हुई, उसके अंदर आप तजवीज़ तो बता दी गई, लेकिन मीटिंग के अंदर लब्बो लबाब क्या निकल के सामने आया? यदि मीटिंग के अंदर जो कुछ भी लब्बो लबाब निकल के आया है वो हमारे रिस्पेक्टेड मुछल्ला साहब ने आपके सामने रख दिया है। अब तो सवाल ये है कि मॉब लिंचिंग का मसला है, UCC का मसला है, वंदे मातरम का मसला है और मुल्क में बढ़ती हुई हिंदू मुसलमान के बीच में नफ़रत जो फैलाई जा रही है इसका मसला है। सवाल ये है कि हमारा ये सेकुलर और प्यारा मुल्क जिसका नाम हिंदुस्तान है, इसने तो हमेशा हिंदू का ह निकाला है, मुस्लिम का मन निकाल करके हम बनाया है। हम बन करके मुल्क की आज़ादी की लड़ाई लड़े हैं, हम बन करके हमने मुल्क की आज़ादी को बचाने की हर तरफ कुर्बानियाँ दी हैं। आज कल जितनी मुल्क को आज़ाद करवाने की कुर्बानी की ज़रूरत थी, आज मुल्क में हिंदू मुस्लिम नफ़रत को मिटाकर मोहब्बत और भाईचारा पैदा करने की कुर्बानी देने की ज़रूरत है। बदनसीबी से हमारा मुल्क नफ़रत की आग में झुलस रहा है। कोई भी कम्युनिटी हो, किसी का बाल बच्चा मारा जाए तो जाहिर है उसको तकलीफ़ होगी, वो हिंदू हो कि मुसलमान हो। और हमने जो हिंदू और मुसलमान में इंटरनल बंटवारा करने की कोशिश किया है, एक मरतबा तो बंटवारा हो ही चुका है, दोबारा फिर बंटवारा करने की जो कोशिशें हो रही, पहले दिल टूटते हैं फिर मुल्क टूटता है। न दिल टूटना चाहिए न मुल्क टूटना चाहिए। हमारी कोशिश तो इस बात की है, हमारे बुज़ुर्गों ने बेपनाह हिंदुस्तान के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, हमने अपनी लाशें बिछाई हैं अपने देश की आज़ादी और हिंदू मुस्लिम एकता गंगा जमुनी तहजीब के लिए। आज बदनसीबी से इतना बुरा दौर देखने को मिल रहा है। हम तो अपने पत्रकार बंधुओं से भी गुजारिश करेंगे कि इस सिलसिले में आप हमारा नहीं सहयोग करेंगे बल्कि मुल्क का सहयोग करेंगे, मुल्क के संविधान को ताकत और मजबूती फराहम करेंगे। इन्हीं तमाम बातों पर वो मीटिंग हुई है और इन्हीं तमाम बातों पर आपके ज़रिए आपके क्वेश्चन का जवाब दिया जाएगा, ताकि आपके माध्यम से ये बात सरकारों तक पहुँचे और लोग अन्याय से न्याय की तरफ लाएं। मेरा मानना यह है कि अगर हुकूमत चाहे तो कोई फसाद नहीं हो सकता। अगर हुकूमत चाहे तो किसी भी सूबे में, किसी भी मुल्क में किसी की नक्सीर नहीं फूट सकती। और लोग ये समझते हैं कि ये हिंदू का नुकसान कर रहे हैं, मुसलमान का नुकसान कर रहे हैं। मैं कहता हूँ हिंदू का कत्ल है न मुसलमान का कत्ल है। ए दुश्मनाने हिंद ये इंसान का कत्ल है। इसमें हिंदू मुसलमान नहीं मारा जाता, हिंदुस्तान की आत्मा मारी जाती है। हिंदू मुसलमान के घर नहीं जलाए जाते, हिंदुस्तान को जलाया जाता है। हिंदू मुस्लिम की मॉब लिंचिंग नहीं होती, हिंदुस्तान की मॉब लिंचिंग होती है। खुदा के लिए इस देश को बचाइए। ये देश सारी दुनिया में प्रेम और मोहब्बत से पहचाना गया है। इसको नफरत की आग में झुका कर इसका चेहरा मत बिगाड़िए और
तमाम कौमों के साथ इंसाफ कीजिए। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी की वादी तक, गुजरात की वादी से लेकर बंगाल की खाड़ी तक एक देश है। अलग अलग मजहब हो सकते हैं, अलग अलग रहन सहन हो सकते हैं, मगर सबकी छत्र छाया ये देश और इस देश का संविधान है। सबके लिए जियो और जीने दो की आज़ादी होनी चाहिए। बस यही हमारा संदेश है, यही हमारा मतलब है और यही हम आप लोगों से चाहते हैं कि इस संदेश को आप कन्वे करें और हुकूमतों तक इस बात को पहुंचाएं कि हमेशा इक़्तिदार नहीं रहता, हमेशा जुल्म की टहनी नहीं फैलती फूलती। आपको भी इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। आप आने वाली नस्लों को प्यार नहीं सौंप रहे हैं, मोहब्बत नहीं सौंप रहे हैं, नफ़रत परोस रहे हैं। आने वाली नस्लों में भी अगर यही नफ़रत का बीज आपने बो दिया तो मैं तो ये कहूँगा कि हमारा हिंदुस्तान पहचानने में हमको मुश्किल हो जाएगी। खुदा के लिए इस मुल्क पे रहम कीजिए और इस मुल्क की जो गंगा जमुनी तहजीब पूरी दुनिया में मशहूर है और पूरी दुनिया में जो इसका सेकुलरिज्म और जमहूरियत की शान मौजूद है, उसको कालिख मत लगाइए, इसे बचाइए और हिंदुस्तान को मजबूती फराहम कीजिए। थैंक यू, शुक्रिया। एडवोकेट लावा जसानी जो एंटी कन्वर्जन लॉ पे पूरा मुंबई में काम कर रही है, वो भी मौजूद है, उसको पूरे एक्सपर्ट है इसकी। अगर आपके दिल में कोई प्रश्न होगा तो आप उनसे भी पूछ सकते हैं। My question is, what are your main points of objection against the anti-conversion law? ये जो महाराष्ट्र में भी फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट लाया जा रहा है, उसे अभी असेंबली में पास दोनों हाउसेस ने पास किया है। पहली बात तो ये जो कानून लाया गया है, वैसे ही कानून 13 स्टेट में ऑलरेडी है इंडिया में, हम वी आर द 14th स्टेट, और उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है। उसकी SLPs पेंडिंग है और बहुत बार हम भी PUCLB, मैं पीपल्स यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टीज से आती हूँ, हमने भी याचिका डाली है सुप्रीम कोर्ट में ये लॉ को चैलेंज करने के लिए, और बहुत बार ये मैटर मेंशन भी हुए हैं कि उसकी सुनवाई की जाए। कितने साल हो गए उनकी उन मैटर्स की सुनवाई नहीं हुई है। जब ये सिमिलर प्रोविजंस के साथ जब महाराष्ट्र में फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट लाया गया, तो पहली बात तो सरकार को सोचना चाहिए था कि 13 स्टेट में जो लॉज पास हुए हैं उनमें भी जो गंभीर प्रोविजंस, स्पेशली जो अमेंडमेंट्स आए हैं, उनको चैलेंज करने के लिए पिटिशन सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट अभी सुनने वाली है। तो उसके बीच में पहली बात तो ये लॉ यहाँ पे क्यों लाया गया है? इतने सारे साल महाराष्ट्र में ये लॉ नहीं था, ऐसा कोई एंटी कन्वर्जन लॉ नहीं था, तो सरकार को पहले रुकना चाहिए था कि ये मैटर्स जो है वो सुन ले सुप्रीम कोर्ट, और क्या ये प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशनल है कि नहीं जिसको चैलेंज किया गया है, उसको पहले एडजुडिकेट करे, उसके बाद ऐसा कोई लॉ यहाँ पे लाए। तो पहली बात तो ये एक बड़ा ऑब्जेक्शन है कि जब मैटर सीज्ड है कोर्ट के सामने तो क्यों ऐसा लॉ पहले लाया गया है। दूसरी बात, महाराष्ट्र गवर्नमेंट क्लेम करती है कि ऐसे कोई लॉ नहीं है महाराष्ट्र में कन्वर्जन को रेगुलेट करने के लिए, इसीलिए उसे लाने की जरूरत थी। लेकिन जरूरत क्यों थी? क्या ऐसे कोई फॉल्स कन्वर्जन के केसेस हो रहे हैं, फोर्सफुल कन्वर्जन के केसेस हो रहे हैं क्या? ऐसा कोई भी आंकड़ा या ऐसा कोई भी सबूत उन्होंने पेश नहीं किया है, ना ही कोई स्टडीज करवाई गई है, ना ही कोई लॉ कमीशन की रिपोर्ट्स है कि यहाँ पे आने की जरूरत है। तो ऐसे ही पहली बात, ये क्यों लाया गया है? हम जानते हैं कि 3 साल से तकरीबन एटलीस्ट नवंबर 2022 जब श्रद्धा वालकर का केस हुआ, तब से एक बहुत बड़ी मुहिम चली है महाराष्ट्र में। हेट स्पीच जो है वो महाराष्ट्र में बहुत बढ़ गए, और ये हेट स्पीच भी पॉलिटिकल लीडर्स रूलिंग पार्टी के इन हेट स्पीच को करते आए हैं। वो लव जिहाद के मुद्दे पे हो रहे हैं, फोर्स्ड कन्वर्जन के मुद्दे पे हो रहे हैं, और ये जो सारे राइट विंग ग्रुप्स है जो कर रहे हैं इस हेट स्पीच को, उनका डिमांड था एंटी कन्वर्जन लॉ का। तो ये कोई सबूत, कोई केसेस ऐसे हो रहे हैं इसीलिए लॉ नहीं लाया गया है। लेकिन ये एक पूरा जो सांप्रदायिक कैंपेन था, एक कम्युनल कैंपेन जो महाराष्ट्र स्टेट में चलाया गया था, जिसके चलते महाराष्ट्र स्टेट नंबर 1 रैंक पे था 2023 में हेट स्पीच को लेके, हेट क्राइम्स को लेके, और लास्ट 2 इयर्स में वो नंबर 2 रैंक पे हुआ है सिर्फ यूपी के बाद। तो इस सिचुएशन में ये लॉ लाया गया है। तो दूसरा मुद्दा ये है कि ये लॉ क्या पॉलिटिकल एजेंडा के साथ लाया गया है या इस लॉ की सच में जरूरत है महाराष्ट्र में। तीसरा जो बात है कि ये जो प्रोविजंस इस लॉ में है
वो गैर संवैधानिक है, वो रूल ऑफ लॉ के खिलाफ है, वो नेचुरल जस्टिस प्रिंसिपल्स के खिलाफ है। क्योंकि ये जो हमें जो एश्योरेंस दिया जाता है लॉ के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी, दैट अ पर्सन इज इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। ये जो लॉ है वो कोई भी किसी के सामने फॉल्स कंप्लेंट डाल सकता है फोर्सफुल कन्वर्जन का, और उसको प्रूव करने का भी पूरा बर्डन जो है वो आरोपी पे है। कोई भी इसमें आरोपी बन सकता है। सिर्फ पहली बात तो ये सिर्फ जिनके अगेंस्ट ये एलिगेशन है कि उन्होंने फोर्सफुल कन्वर्जन किया उनको ही आरोपी नहीं बनाता, लेकिन उनको सपोर्टिंग या फिर वो अगर कोई कपल इन्वॉल्व है उनको सपोर्टिंग सारे जो लोग हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, फैमिली है, सपोर्ट सिस्टम है, फ्रेंड्स है, यहाँ तक कि जो एडवोकेट उनके एफिडेविट को नोटरी कर रहे हैं उनको भी वो इसमें आरोपी बनाता है। तो पूरी जो सपोर्ट सिस्टम है वो उसको कोलैप्स करते हैं और उनको क्रिमिनलाइज करते हैं। और इसमें कोई भी मतलब ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं कन्वर्जन के लिए। साथ ही में ये कंप्लेंट जो है वो कोई भी फैमिली मेंबर, ब्लड रिलेटिव, दूसरे मतलब पार्टनर के फैमिली मेंबर भी इसमें कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। तो ये नहीं है कि कोई आके कह रहा है कि मेरे साथ गलत हो रहा है, मेरे साथ फोर्सफुल कन्वर्जन हो रहा है, बाकी के लोगों को भी ये राइट मिल जाता है कि वो जाके एफआईआर दर्ज करें। पुलिस को बोला गया है इस लॉ के अंदर कि उनको अगर ऐसे कोई फोर्सफुल कन्वर्जन का कंप्लेंट आता है तो उनको उसे फाइल करना ही पड़ेगा। कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल ऑफेंस है, सेशंस ट्रायबल ऑफेंस है, तो इसमें बेल मिलना भी मुश्किल हो जाता है। और पूरा जैसे मैंने कहा बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो अक्यूज्ड के ऊपर है। ऐसा नहीं है कि जो एलिगेशन कर रहा है उसको दिखाना पड़े कि नहीं ऐसा कुछ गलत हुआ है, पूरा बर्डन जो है वो आरोपी पे है। तो ये जो हम ऐसे टाइप ऑफ जो लॉ होते हैं उसे हम लोग ड्रैकोनियन मानते हैं। मतलब ये जो है वो बहुत ही स्ट्रिक्ट लॉ है और उसका मिसयूज हो सकता है, ये हम जानते हैं। बाकी के स्टेट्स में भी ऐसे मिसयूज हुए हैं, बहुत लोगों ने केस फाइल किए हैं। तो ऐसा लॉ क्यों लाया गया है महाराष्ट्र में जहां पे सारी कम्युनिटीज एक साथ जीती आई है। यहाँ पे बहुत ही रिच पॉलिटिक्स है हमारे स्टेट में, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब साथ में मिलजुल के रहते हैं यहाँ पे। तो क्या ये माहौल खराब करने के लिए लॉ लाया गया है या उसका सही में कोई करेक्ट एजेंडा है? तो इसमें बहुत प्रॉब्लम्स है। इसमें कड़की की बहुत ही स्ट्रिक्ट पनिशमेंट है। इसमें ये लॉ के अंदर इंस्टीट्यूशंस को भी टारगेट किया जा सकता है। कन्वर्जन करने के लिए पब्लिक नोटिस देनी पड़ती है और वो पब्लिक नोटिस के टाइम पे कोई भी ऑब्जेक्ट कर सकता है। ऐसा नहीं है कि हमारे देश में कन्वर्ट करना बहुत आसान है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन मतलब कन्वर्ट करने का हक। अगर हम जिस रिलीजन में पैदा हुए हैं अगर हमें उससे कन्वर्ट करने का हक नहीं है तो हमारे पास कोई फ्रीडम नहीं है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन का मतलब है कि हम अपना रिलीजन चूज कर सकते हैं, राइट? तो ये जो हक है उसको अगर हम इतना अगर स्ट्रिक्ट लॉ होगा, अगर कोई भी पब्लिक आके ऑब्जेक्ट कर पाएगा, वैसे भी अगर कोई कन्वर्ट करने जाते हैं तो उनके साथ भेदभाव होता है। मतलब हमारी सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती अगर कोई कन्वर्ट करने जाती है या अपना नाम चेंज करने जाती है तो इस सिचुएशन में और भी डिफिकल्ट हो जाएगा किसी को कन्वर्ट करना। तो ये जो लॉ लाया गया है वो डराने के लिए एक लॉ लाया गया है। वो गैर इस्तेमाल तो होगा ही होगा, लेकिन सबसे पहले जो एक होने वाला है वो एक चिलिंग इफेक्ट है। लोग जो अपनी फ्रीडम ऑफ रिलीजन को एक्सरसाइज करना चाहते हैं, लोग जो खुल के जीना चाहते हैं, अपना पार्टनर चूज करना चाहते हैं, वो कन्वर्ट नहीं भी करना चाहते अगर वो अपनी तरक्की के लिए या शिक्षा के लिए या स्वास्थ्य के लिए किसी माइनॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ना चाहते हैं तो भी उनको इस लॉ में टारगेट किया जाएगा। जो डेफिनेशन दिए गए हैं यहाँ पे उसे इतने लूज किए गए हैं, इतना ब्रॉड किया गया है लॉ को कि इसमें कोई माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन में एजुकेशन लेना या फिर स्वास्थ्य का लाभ लेना या फिर कोई कहीं पे अगर कोई रिचुअल्स हो रहे हैं। यहाँ इंडिया में एक कल्चर है, हम सिर्फ हमारे रिलीजन के
रिचुअल्स में शामिल नहीं होते हैं। हम दूसरे प्रेयर्स में भी जाते हैं, दूसरे रिचुअल्स में भी जाते हैं। लोग कस्टडी में इस वेज में लोग बिलीव करते हैं, अलग अलग श्राइन्स में जाते हैं, अलग अलग तो ये जो एक भाव है हमारे अंदर, जो सिर्फ हमारे रिलीजन के अंदर ही नहीं लेकिन बहुत सारे कस्टमरी लॉज में हम एक सिंक्रेटिक वे में जीते हैं। तो अगर हम किसी रिचुअल में भी जाए, गैदरिंग में भी जाए, तो भी ये माना जाएगा कि ये एक्टिविटी कन्वर्जन के लिए है और लोगों को इसमें फंसाया जाएगा। तो ये बहुत ही ब्रॉड जो लॉ है, ब्रॉड डेफिनेशंस है, ये प्रोविजंस बहुत प्रॉब्लमैटिक है। और हम तो ये चाहेंगे कि गवर्नर इसे असेंट ना दे, इसको वापस पार्लियामेंट असेंबली में भेज दे। अगर प्रेसिडेंट को रिफर हो रहा है तो प्रेसिडेंट को इसे खारिज कर देना चाहिए, ये लॉ को नहीं पास होने देना चाहिए। अभी तक लॉ गैजेट हुआ नहीं है और हम नहीं चाहते कि वो गैजेट हो। सुप्रीम कोर्ट को जो एंटी कन्वर्जन लॉ के केसेस हम सबने फाइल किए हैं, पीयूसीएल एक संस्था है, साथ ही में सीजेपी, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस ने, मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस ने, क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशंस ने भी फाइल किए हैं। वो सारे केसेस को सुना जाए। एंटी कन्वर्जन लॉ पे जो सुनवाई नहीं हुई है उसके वजह से और भी गंभीर प्रोविजंस के साथ लॉ को दूसरे स्टेट्स में इंट्रोड्यूस किया गया। अगर आप देखें, हमारे स्टेट में इंट्रोड्यूस करने के पहले बोला गया था कि हम दूसरे स्टेट से ज्यादा गंभीर लॉ हमारे स्टेट में लाएंगे, जैसे कोई कंपटीशन चल रहा है। तो ये जो भाव है उसको रोका जाए, सुप्रीम कोर्ट केसेस सुने और ये इंश्योर करे कि ये जो प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशनल है उनको सेट असाइड किया जाए, ये लॉ को सेट असाइड किया जाए। और फाइनली हम ये भी चाहते हैं कि ऑफकोर्स हम लोग चैलेंज करेंगे इस लॉ को, लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि लोग समझे कि ये सिर्फ माइनॉरिटी इशू नहीं है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे अटैक है, आर्टिकल 25 पे अटैक है, आर्टिकल 21 पे अटैक है। हमारा एक यूनिटी, पीस, एक फ्रेटर्निटी की जो वैल्यूज है हमारे प्रीएम्बल में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जो हमें पीस, नॉन वायलेंस के साथ जीने का एक लाभ देते हैं हमारे देश में, ओके, उस पे एक अटैक है और उस पे हर कम्युनिटी अफेक्टेड है। और ये विमेन के राइट टू चॉइस, टू चूज देयर पार्टनर, उसको अटैक करता है। यहाँ पे जो हम लोग एलिगेशन कर रहे हैं उसमें सिर्फ उन लोग क्रिश्चियन रिलीजियस लीडर्स को भी अटैक नहीं कर रहे, आदिवासी कम्युनिटी को अटैक कर रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि वो कन्वर्ट कर रहे हैं, दलित जो हमारे भाई बहन है उनको कह रहे हैं कि वो राइज बैक कन्वर्ट है। ये सब पे अटैक हो रहा है, मेजॉरिटी ऑफ द कंट्री पे ये लॉ अटैक करता है। तो ये सबको डिमांड करना चाहिए। Considering the pendency of the case in the Supreme Court, is there any provision to bring in a the state law in the state high court? क्योंकि मैटर सुप्रीम कोर्ट में है, इसीलिए भी हाई कोर्ट तो नहीं सुनेगी मैटर को, क्योंकि फिर अगर हाई कोर्ट में फाइल करेंगे तो भी उसे सुप्रीम कोर्ट में ही ले जाना पड़ेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक मैटर स्टे नहीं किया है और हम चाहते हैं, सॉरी, लॉज को स्टे नहीं किया है, हम चाहते हैं कि वो स्टे हो। और ये कोशिश, अगर ये लॉ गैजेट हुआ, मतलब अगर असेंट मिला और गैजेट हुआ, तो अगर हम चैलेंज करेंगे तो हम यही चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट उसे स्टे करे। यूसीसी जो है, यूनिफॉर्म सिविल कोड 5 राज्यों में पास हो गया है, महाराष्ट्र में पास करने की बात चल रही है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है इसके ऊपर क्या लाइन ऑफ एक्शन ले रही है? यूसीसी के सिलसिले में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपना क्लियर कट स्टैंड पहले से प्रेस के सामने भी, मुल्क के सामने भी रखा है कि यूसीसी भारत जैसे देश के लिए मुनासिब नहीं है। यहाँ अलग अलग मज़हब के, अलग अलग कल्चर के लोग रहते हैं और सबको अपनी रीत रिवाज से, अपने मज़हब की चीज़ों से मोहब्बत है। तो कोई ये नहीं चाहता है कि इस आज़ादी में कोई मुदाखलत करे। उत्तराखंड में यूसीसी लागू किया गया है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने उसको चैलेंज किया है और वहाँ सुप्रीम कोर्ट में हम लोग ये मामला लेकर गए थे, लेकिन उन्होंने उसको वापस किया कि आप उत्तराखंड में इस मामले को ले जाएं। तो कुल मिलाकर बात ये है कि यूसीसी हमारे इस मुल्क के लिए
मुनासिब नहीं है और ये सिर्फ मुसलमानों के लिए परेशानी का बाइस नहीं है। इस मुल्क में बसने वाले दूसरे मज़ाहिब के लोग हैं, उनके लिए भी यूसीसी किसी तरह मुनासिब नहीं। इसीलिए जब आज़ादी के फ़ौरन बाद इस तरह की बात आई थी, हिंदू महासभा ने भी उसका विरोध किया था, उसकी मुखालफत की थी। और आज़ादी से पहले भी गांधी जी ने 1931 में इस बात की यकीन दहानी कराई थी कि हम इस बात की कोशिश करेंगे कि सबका पर्सनल लॉ महफूज रहे और मुल्क अपनी सालमियत, अपनी वहदत के साथ आगे बढ़ सके। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का ये मुतालबा है कि जो दस्तूर की आज़ादी है मज़हब पर चलने की, उसको बरकरार रखा जाए और यूसीसी लागू न किया जाए। मेरा सवाल उबैदुल्लाह आज़मी साहब से है। यूसीसी जो है उत्तराखंड में लागू हो चुका है, आसाम में भी ऐलान हो गया है। इसके बहुत सारे फ़ायदे वो बता रहे हैं कि मुस्लिम ख़वातीन का बहुत ज़्यादा भला होगा। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप यूसीसी में सबसे बड़ा नुकसान किस चीज़ को मानते हैं कि यूसीसी लागू होने से सबसे बड़ा नुकसान मुसलमानों को यहाँ पर होगा? मसला यूसीसी के मामले में सिर्फ मुसलमानों का नहीं, इसे पूरी हिंदुस्तानी कौम के तनाजुर में देखना चाहिए। अलग अलग रवाज, अलग अलग मजहब, अलग अलग रहन सहन, और सबको फ्रीडम हासिल है मुल्क के संविधान के अंतर्गत। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर कॉमन सिविल कोड आप ला रहे हैं तो हमारा दक्षिण भारत का ब्राह्मण सबसे ज़्यादा पसंदीदा शादी अपनी भांजी के साथ करता है, और उसके अलावा पूरे मुल्क में इस चीज़ को बुरी नज़र से देखा जाता है। तो क्या कॉमन सिविल कोड आने के बाद या तो सगी भांजी से शादी बंद हो तो साउथ में बवाल, और सगी भांजी से शादी हो तो नॉर्थ में बवाल, फिर ये कि सबका निकाह तिलाक अलग, सबके खान पान तो छोड़ दीजिए, सबके रस्म व रिवाज अलग, 7 फेरा लेकर के वहाँ शादी होती है, निकाह करके यहाँ शादी होती है। आखिर आप कौन सा कॉमन सिविल कोड लाएंगे जिसके तहत सारे मज़ाहिब का एहतराम मौजूद हो और मुल्क के संविधान को कोई खतरा लाक ना हो। फिर दूसरी बात कि ये एक अख्तियारी मजमून था जिसका नाम कॉमन सिविल कोड है। ये चैलेंज करता है मुल्क के उस संविधान को जो हर मजहब के लोगों को आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। तो जब सबको आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ फराहम है और एक्शन सिविल कोड उसके मुकाबले में कोई हैसियत ही नहीं रखता, वो सिर्फ अख्तियारी चीज़ है, तो क्या पूरे हिंदुस्तान ने उसको इख्तियार करने का फैसला कर लिया है? ये सही मानों में एक सियासी एजेंडा है, और सियासी एजेंडे का मतलब ये है कि लोग ये चाहते हैं, जो लोग इख्तिदार से चिमटे हुए हैं और सत्ता का भोग भोग रहे हैं, ये सारी चीज़ें इसलिए वो ला रहे हैं कि मुल्क चूल्हे भाड़ में जाए, हमारी हुकूमत सलामत रहे, हमारी सत्ता सलामत रहे। मगर उन्हें यकीन रखना चाहिए कि जिस दिन मुल्क वालों ने ये समझ लिया कि तुम अपनी हवस के लिए हिंदुस्तान की जमहूरियत को बर्बाद कर रहे हो, अभी लोगों में बेदारी नहीं आई है, अभी अंधभक्ति का एक दौर चल रहा है। बहुत जल्दी पेट्रोल की कीमत, डीजल की कीमत, महंगाई का मामला ये कमर तोड़ रहा है, और बहुत जल्दी इस देश की भोली भाली जनता को ये पता चल जाएगा, और फिर यही जनता आज़ादी की मिशन लेकर के खड़ी होगी कि ऐसी हुकूमतों को उखाड़ के फेंक देना चाहिए जो नफरत की बुनियाद पर हिंदुस्तान की अजमत और इसकी पवित्र तारीख को बदनाम करके अपने सत्ता की रोटी सेक रहे हैं। डॉल्फिन जी, आपको सवाल है फ्यूचर से मुल्क जो है इसके लिए एंटी कमर्शियल क्या एफर्ट चल रही है आपके समाज में? आई थिंक एडवोकेट लारा ने तो बहुत डिटेल में इसके बारे में बात की है। मैं उनके जो समर्थन हूँ जो स्टेटमेंट से, खासकर मैं बोलना चाहता हूँ कि ये जो एंटी कन्वर्शन लॉ जो महाराष्ट्र में हुआ है,
वो एक्चुअली माइनॉरिटीज को टेरराइज करने के लिए हुआ है। उदाहरण अर्थ में देना चाहता हूँ कि करीब करीब 2024 का रिपोर्ट है, यूपी में करीब करीब 1700 लोग अरेस्ट हुए थे, 838 केसेस, 18 केसेस चार्जशीट फाइल हुई है। मैं 2024 का आंकड़ा देता हूँ, अभी तक एक भी कन्विक्शन नहीं हुआ है। लेकिन कभी कभी 1 साल से लेके 4 साल की बात है, 1 साल से लेके 4 साल तक लोग जेल में सड़ रहे हैं। ये आप याद करना चाहिए। यहाँ पे अभी लॉ तो इंट्रोड्यूस हुआ नहीं है, मीन्स साइन नहीं हुआ गजट में, जैसे प्रेसिडेंट के पास पड़ा हुआ है। लेकिन हमारे इसमें एक उदाहरण देना चाहता हूँ अंधेरी में, जहाँ पे याद रखना कि सब चर्च के खुद के चर्चेस नहीं रहते, तो उन लोग हॉल लेते हैं, जैसे ये हॉल लिया प्रार्थना के लिए, कोई घर पे प्रार्थना करता है, तो एक जगह पे जो हॉल से करीब करीब 10 साल से प्रार्थना करते थे, वहाँ पे ये राइट विंग वाले लोग आए और बोले ये आपके जगह पे इधर प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, पुलिस वाले को साथ में लेके आए और दबाव डाला इंस्टीट्यूशन पे कि आपके अगेंस्ट हम प्रोसिक्यूशन करेंगे और परेशान करेंगे अगर आप इनको जगह दोगे। तो बात क्या होगी, कॉम्प्रोमाइज में बोले ठीक है हम यहाँ प्रार्थना करने नहीं देंगे उनको। तो ये जो बात होती है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 25 के हिसाब से वो राइट हमें दिया गया है, लेकिन उसी तरह से राइट विंग लोग आते हैं और खास एक मजे की बात है, वो आके आपके एरिया में ट्रेसपास करते हैं, आपके यहाँ मारपीट करते हैं। मीरा रोड में हुआ है, भिवंडी में, हर जगह पे हुआ है, इसे अंधेरी में हुआ। एफआईआर किसके ऊपर होता है? एफआईआर होता है विक्टिम्स के ऊपर, बाकी सबके अगेंस्ट नो एफआईआर जब तक हम डिमांड नहीं करते हैं, क्योंकि हमारी संख्या कम है। बाकी इतर लोग खाली बाजू से देख के कोई आने के लिए तैयार नहीं है। तो हमारा यही सुझाव है कि जैसे अभी बताया हमारे ऑनरेबल एमपी ने कि जब तक एक तरफ से कानूनी लड़ाई करनी चाहिए, लेकिन जिस तरह से कानूनी लड़ाई इसके ऊपर अभी एक जो 13 स्टेट्स के अगेंस्ट एंटी कन्वर्शन की जो चैलेंज, कॉन्स्टिट्यूशनल वायबिलिटी की चैलेंज हुई है, उसकी सुनवाई नहीं हो रही है। तो एक हमारा रिक्वेस्ट है कि सुप्रीम कोर्ट सुनवाई देनी चाहिए, एक तो वो बात हो गई। और दूसरी बात है कि जब तक हम जन आंदोलन नहीं करेंगे, और हमारा ये सुझाव है कि सिर्फ हम लोग तो इफेक्टेड कम्युनिटीज है, रिलीजियस ग्रुप्स, बाकी लोग के साथ जुड़कर कि ये जो अन्याय हो रहा है, जैसे यूसीसी के बात बताई, सबको नुकसान होने वाला है। हेट कैंपेन्स में, हेट क्राइम्स में नुकसान खाली एक समुदाय का नहीं हो रहा है, सबका हो रहा है। तो हमें ये मुहिम करनी पड़ेगी जन आंदोलन की, कि रास्ते पे आने की सब कम्युनिटीज को लेके। जब तक ये बात नहीं होगी, जब तक इनके कानों में जो बहरे कान है और गूंगे का बोलने की बात है वो नहीं होगी। दूसरी बात, अभी एंटी कन्वर्शन में जैसे दादा जी ने कहा, आपके पास डेटा कहाँ है? ये तो डेटा हम पूछ रहे थे, आइदर एंटी कन्वर्शन, हमारे एक मिनिस्टर है, मैं नाम लेना क्योंकि आई डोंट वांट टू वेस्ट माय बड़ी एनर्जी टू टॉक अबाउट दैट मिनिस्टर का नाम, वो बोलता है कि हजारों लव जिहाद हो गए, और फिर सेम असेंबली में जब एक एमपी एमएलए पूछता है कांग्रेस का कि डेटा बताओ हमको, बोलते हमारे पास डेटा ही नहीं है लव जिहाद का। और अभी एक नया षड्यंत्र चालू कर दिया जो नासिक का हुआ था, कॉर्पोरेट जिहाद। मीन्स क्या है कि किस तरह से पोलराइज करके लोगों को और पर्टिकुलरली माइनॉरिटी कम्युनिटीज को टेरराइज करना और इन्फ्लुएंस करना विदाउट प्रोसेस। जो प्रॉब्लम यही है कि यहाँ पे तो ये नए लॉ में तो सो मोटो पुलिस को परमिशन दिए, और पुलिस जैसे सीनियर एडवोकेट मिताला साहब ने कहा, पुलिस रिफॉर्म्स तो नहीं हो रहे, तो पूरा कंट्रोल तुम्हारे पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के साथ है, तो आपकी बात नहीं सुनते, उनकी बात सुनते। तो ये जो बात है, मैं मानता हूं कि ये जो हो रहा है पोलराइज करने, ये पॉलिटिकल वेपन है, इसमें बाकी इनको कोई मतलब नहीं, लेकिन ये पॉलिटिकल वेपन्स इतना नुकसान करने वाले हैं, सबको नुकसान होने वाला है। क्योंकि हेट कैंपेन में इकोनॉमिक कंडीशन भी खराब होने वाले हैं, सिचुएशन इतना खराब है देश में। ये सिर्फ महाराष्ट्र की बात नहीं, पूरे देश की बात है कि जो मुद्दे पे हमको सरकार काम करनी चाहिए, वो मुद्दे पे कोई बात ही नहीं कर, सरकार कुछ काम ही नहीं करते, और ये गुमराह करने के लिए
ये गुंडा एलिमेंट्स को पैसा दे के ये सब भाड़ू के तट्टू है और कॉवर्ड्स है। तो हमारा यही सुझाव है कि सब कम्युनिटीज मिलके जन आंदोलन जब तक नहीं करेंगे ना, ये स्टॉप नहीं होगा। मेरा सवाल साहब से कि अभी देखा जाए तो लगातार मस्जिदों को शहीद किया जा रहा है। सामने में कल किया गया, आज जयपुर की एक मस्जिद को शहीद किया गया और मेरा रोटी की एक मस्जिद को शहीद किया गया। तो ऐसे में जमीन का स्टैंड क्या होगा? मस्जिदों को और मदरसों को इस तरह से टारगेट किया जा रहा है। सीधी बात है, किसी भी मजहब की इबादतगाह की बेहरमती अच्छी चीज़ नहीं है। सिर्फ जमीयत-उलमा नहीं, मुल्क की तमाम बड़ी तंजीमें, और ये सिर्फ आपके महाराष्ट्र का वाक़या यहाँ तो बहुत देर में आया है, दूसरे सूबों के अंदर ये तमाशे पहले से हो रहे हैं। मैं एक मिसाल दूँ आपको, जब हमारा अभी बकरीद का त्यौहार गुजरा है ना, तो जानवर यहाँ मत बांधो, वहाँ बांधो, वहाँ मत बांधो। एक मीटिंग में मैंने पूछा, ये मुल्क मजहब के मानने वालों का मुल्क है या मजहब बेजार लोगों का मुल्क है? ये मुल्क मजहब के मानने वालों का मुल्क है। मैं डायरेक्ट पूछा कमिश्नर आप पुलिस से कि आप बताएं दीगर मज़ाहिब के त्यौहार कहाँ अंजाम दिए जाते हैं, घरों के अंदर की रोड पे? तब नहीं जुबान खुलती है आपकी। अगर सरकारी ज़मीन या गैर कानूनी स्ट्रक्चर जो है परमिशन नहीं लिया गया है तो उसको रेगुलाइज करने के तरीके होते हैं। आप कोई फाइन मार दीजिए, कोई उसके ऊपर घरपट्टी लागू कर दीजिए, जो करना है कर दीजिए। डायरेक्ट उठाकर किसी की मजहबी इबादतगाह को डिमोलिश करना ये अच्छी बात नहीं है। आज आपके हाथ में लाठी, जो चाहे आप कर ले, लेकिन इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। सर मुझे ये पूछना था कि आप लोगों ने बहुत से मुद्दे हाईलाइट करे, जैसे कि ये क्राइम्स है, लेकिन आप प्रैक्टिकली कैसी चीज़ें कर रहे हो? वन पार्टी से आपने कोर्ट में रुपया भी नहीं जा रहे हो, बट अदर देन दैट, जैसे आपने कहा कि हमें जन्मभूमि लॉन्च करनी चाहिए, व्हाटएवर इट इज, तो आप उसमें कैसे इनिशिएटिव्स ले रहे हो? बिकॉज व्हाट आई सी, मैं एक्सटेंसिवली कम्युनिटी को कवर करती हूँ। बीच में भी एक कैटल जो ट्रेडर्स हैं उन्होंने एक बहिष्कार डाला था, तो उसका आगे क्या? आई मीन मैंने उसका फॉलो किया, तो देयर वाज अ डेड एंड टू दैट। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड हियर इज कि आप लोग प्रैक्टिकली क्या चीज़ें कर रहे हो? अभी भी आप जो बोल रहे हो बहुत सारा बोल रहे हो कि इसको कंडेम करना चाहिए, ये खराब है, ये ऐसा है, प्रिवेंशन लाना चाहिए, या फिर यूसीसी का जो भी है इसमें ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। बट आई रियली वांट टू अंडरस्टैंड एज अ कम्युनिटी रिप्रेजेंटेटिव्स, जो आप रिप्रेजेंट कर रहे हो माइनॉरिटी को, आप खुद होके या एज अ ऑर्गेनाइजेशन हाउ यू आर हेल्पिंग द कम्युनिटी पीपल? बिकॉज पुणे में जाओ, मालेगांव में जाओ, बहुत अलग अलग तरीके से हरासमेंट हो रही है, एंड आई एम क्लोजली वॉचिंग एंड आई एम क्लोजली रिपोर्टिंग। बट व्हाट आई सी इज कि वहाँ पे कोई यूनिटी नहीं दिखती है फ्रॉम द कम्युनिटी, ना ही वहाँ पे लोग जाके सहारा देते हैं। जस्ट कम्युनिटी के 2-3 लोग जाएंगे, FIR करेंगे, एंड दैट्स इट। Very good question, and I agree to what you are trying to emphasize. The point is, it's a tragic thing that victims have to cry out that they have been attacked. And this is always the case, whether it's Christians, it is Dalits, it is Muslims. You remember one thing, when the attacks happen on a Muslim community, it is only the Muslims who are making a noise. They're shouting and crying. Christians, the same story. Dalits, the same story. Majority community में भी violence होता है, same story. So it's a question of a process that I would personally, on behalf of my organization, suggest that whenever there is any injustice against any community, there is a very good saying of Martin Luther King: "Injustice anywhere is a threat to justice everywhere." Is the question that if a madrasa is being demolished in terms of our access, it is important that all communities rise together of all faiths to take a stand against that violence. Only when that happens, the administration will take note of the consequence of that action at the ground level. The law will continue, you can do the processes, you can complain, etc., etc. But today what is happening is, if the madrasa, if our church is attacked, and it has happened, it is only the community, Christian community, that makes the noise. All the others have become bystanders, because they say it's not our business to get involved. That discourse has to change, and it will take a little time to talk to people, get people engaged, make awareness programs, that it is important to defend
and keep the secularity of our country intact and not allow these rascals to do all this nonsense only because we are not united. It is important that all sections of society, whether atheists, non-atheists, Hindus, Muslims, Christians, all of the communities, the day they, and it's a long drawn battle, the day they realize that we have to work together to defend the idea of democracy and secularity, things will change. And I think these are beginnings that are there. For instance, today's press conference and they meeting their core team members is all a question about evolving, developing a task force at every locations, so that whenever there is a call given, every single community stands up and takes a stand. Once that happens, a lot of things will change, and I think the day has come. As the Member of Parliament said, the question is, being on the roads will be the only option if we need to change what's happening in this country. ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लीगल सेल के बहुत ही सीनियर मेंबर और बहुत ही काबिल एहतराम एडवोकेट जनाब यूसुफ हातिम मुछाला साहब कुछ वजाहत कर रहे हैं. I fully endorse what my friend D'Souza has said. Now, only one thing that I want you have raised a very, very pertinent question. That how do we take this message down to the people and help them? That's a very pertinent question. And यहाँ पर आज जो वहाँ पर जो बातें हुई है, जो मुझे बताया गया है कि यही हमारी एक कोशिश है कि अभी ये जो सब बातें हैं एक सिर्फ सेमिनार हॉल तक महदूद न रहे, लेकिन आवाम तक पहुँचे. और उस पर काफ़ी गौर फ़िक्र आज यहाँ पर हुआ, इस्लाम जिमखाना में जो मीटिंग हुई उसमें हुआ. अभी एक और उदाहरण देके मैं अपनी बात कंप्लीट करूँगा. बॉम्बे में एक और इदारा है जो उनके रिप्रेजेंटेटिव यहाँ नहीं है, ग्लोबल केयर फाउंडेशन. वो यही बात कर रहे हैं जो आप कह रहे हैं. बिकॉज जेल के अगर आप देखेंगे तो मुस्लिम बड़े लड़कों की मेजॉरिटी है वहाँ, वो माइनॉरिटी में नहीं है. एंड दे आर ऑल अंडर ट्रायल प्रिजनर्स, दे आर नॉट येट फाउंड गिल्टी. They are there because they are from a very, very backward, socially and economically backward class. अगर उनको बेल के ऑर्डर मिलते हैं तो बेल की कंडीशंस को वो फुलफिल नहीं कर पाते, इसलिए वो लोग जेल में बंद हैं सालों तक. तो उन लोगों ने ये बेड़ा उठाया है. एंड नाउ दे आर डूइंग ए वेरी गुड वर्क सिंस दैट 4-5 years कि वो लोग वहाँ पर जाके इन जेल में जाके उन लोगों को जो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स हैं उनको छोड़ाने के लिए बेल की एप्लीकेशंस करते हैं. और अगर बेल की कंडीशंस वो लोग नहीं फुलफिल करते हैं तो उनके लिए उसके लिए भी वो लोग दे आर जस्ट मेकिंग अरेंजमेंट्स फॉर इट. नॉट मियरली दैट, बट दे आर ऑल्सो टेकिंग स्टेप्स टू रिहैबिलिटेट दिस यंगस्टर्स बैक इनटू द सोसाइटी. यहाँ पर सोसाइटी का भी मामला आता है कि एक बच्चा अगर कभी जेल में बंद होगा, जेल से बाहर निकला, तो फिर उसके साथ जो 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 बिहेवियर होती है, ये आर नॉट इजीली एक्सेप्टेड इन द सोसाइटी. तो इसके लिए भी एक बेदारी फैलाई जा रही है कि गिव देम अ चांस टू रिफॉर्म देमसेल्व्स नाउ एंड ऑल दैट इज गोइंग ऑन. ये जो आप बात कही वो बिल्कुल सही है और उस पर अभी कौम में बेदारी फैल रही है और ये बेदारी फैलनी भी चाहिए. शुक्रिया. सर, जिस तरीके से आप लोगों ने तजवीज़ पास करी है 5 लोगों को इसके ऊपर आप लोगों ने क्या तजवीज़ पास करी? इस तरीके से आप बता सिलसिले में जैसे महाराष्ट्र के अंदर कहीं भी कोई चीज़ होती है, मीटिंग में तजवीज़ें पास हुई, आप मीटिंग में भी था 11 या 5 लोगों की कमेटी बनी और लोग होंगे और किस तरीके से लाइन ऑफ एक्शन हुआ, ये भी लोगों को मालूम होना चाहिए कि आप तक कैसे पहुँचे. जी, 22 लोगों की एक कमेटी बना रहे हैं और जितनी भी हमारी तजवीज़ें आई हैं उन तमाम तजवीज़ों का चिंतन मंथन होगा और उन तजवीज़ों को अमली तौर पर ज़मीन पर उतारने के लिए किस तरह हम मुतहर्रिक होंगे, इसका थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिए.
थैंक्स, आप लोग इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए। उम्मीद है कि सारी बातें आप कवर करेंगे। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं।